हम जब भारत के शहीद और भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जो छत्तीसगढ़ के साथ ही छत्तीसगढ़ तो देख रहे हैं, भारत का मध्य हिस्सा है। भारत का जान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को ही बोला जाता है, क्योंकि यह एक हृदय स्थल का प्रदेश है। भारत में जहां जहां जब जब जो हुआ है, सबका असर पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में पड़ा रहा है। भारत में जितनी भी संग्राम हुए हैं, सबका यहाँ पर जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगा हुआ हृदय स्थल है, सब पर उसका प्रभाव रहा और यहाँ से उतने ही वीर सेनानी का यहाँ पर नेतृत्व रहा है। इनके लिए जब मैं 2 लाइन बोलूं, आपके जाने माने गीत का ही एक अंग है, तो ये मेरे को लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हूँ ऐसे वीर सपूतों के लिए जो एक सीमाओं पर लड़ते हैं और जो एक भारत की आजादी के लिए भी लड़ते हैं। तो है 2 लाइन। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। तो देख रहे हैं, मरते समय भी, अंत समय का जब समय भी आया था, तो भी यह शब्द आंखों में था, यह उनकी मुंह पे था कि मेरे भारतवासी खुश रहना, हमने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है, आगे तुम इसको थाम कर रखना, आगे तुम अच्छा करते रहना। तो जो उन्होंने सपनों का भारत, सपनों का छत्तीसगढ़ देखा था, वह यहाँ तक पहुंचा है। तो देखिए यहाँ पर उनका जो बलिदान है, उनकी जो शहीद है, जो उनका शहीद था यह समय, वो बहुत ही उत्कृष्ट समय रहा है। उन्हीं के बदौलत ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो चलिए हम आज एक ऐसे ही वीर सपूत, धरती के वीर बालक की बात करने जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए और भारत के हिसाब से उतना ही अंतर मन से लड़े थे। मतलब एक समय भी वो थके नहीं थे। जब अंत समय उनका आया था, तो भी भूदान आंदोलन के समय वो रहे थे, उसी समय आंदोलन में भाग लेते लेते ही अंत समय वो अपना जीवन छोड़ गए। यहाँ पर पूरी दुनिया को वह सपूत यहाँ से चले गए, सबको छोड़कर। हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं राजनांदगांव के निवासी, राजनांदगांव में रहने वाले एक छोटे से बच्चे की शुरुआत देख रहे हैं कि वह बच्चा कौन था और जो बाद में वीर सपूत बने इस छत्तीसगढ़ राज्य के और साथ में भारत के। वह थे राजनांदगांव के रहने वाले ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम आते ही बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम के सपूतों में नाम जुड़ जाता है। इनको त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई है। अब आपके प्रश्नों से भी जुड़ा हुआ सब कुछ यहाँ से बनता है, क्योंकि ऐसे वीर सपूतों के प्रश्न हमेशा उठते रहे हैं और इनके किए हुए कार्यों से हमेशा मेंस एग्जाम, प्री एग्जाम, जो भी आपके छत्तीसगढ़ के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते ही रहे हैं। तो इनके साथ पहला प्रश्न यही बन जाता है कि त्याग मूर्ति किसे कहा जाता है। तो सीधे सीधे त्याग मूर्ति का नाम ही है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजनांदगांव के निवासी। तो इनका पूरा नाम बोला जाए तो त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाता है। हम देखते हैं उसके बाद, ये तो आप जान रहे हो कि ये बचपन में राजनांदगांव में ही रहे हैं, राजनांदगांव से ही इनकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हुई है। उसके बाद आगे की शिक्षा रायपुर से हुई है, जबलपुर से हुई है और ये पेशे से क्या रहे हैं, लॉ की उपाधि प्राप्त किए हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, बैरिस्टर रहे हैं। जब भारत की आजादी के समय लोगों ने जब अपनी अपनी उपाधियों का त्याग किया था, कई लोगों ने नौकरियां छोड़ी थी, कई लोगों ने स्कूलों का त्याग करवाया था, अपने बच्चों तक को पढ़ाना बंद कर दिया था। वहीं पर बैरिस्टर लोग यहाँ पर अपनी उपाधियों का त्याग कर रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी नाइट की उपाधि भारत में त्यागे थे। जो जो भारत में वकील थे, जो जो बैरिस्टर थे, सब ने अपनी उपाधियों का यहाँ पर तिलांजलि दे दिया था। उसी समय असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में भी यह समय चल रहा था, जहां पर जितने बैरिस्टर थे सब ने अपनी उपाधियों का त्याग किया और वहीं पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, वह भी अपनी उपाधि का त्याग किए। पेशे से यह बैरिस्टर हुआ करते थे और इन्हें नहीं चाहिए था ऐसी कोई भी उपाधि, नहीं चाहिए जो भारत की आजादी छीनती हो, छत्तीसगढ़ की आजादी छीनती हो। हमको ऐसी कोई उपाधि नहीं चाहिए, अंग्रेजों की कोई भी नौकरी और गुलामी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए, इनको सहकारिता आंदोलन का जनक इन्हें उपाधि दिया गया है। यह प्रश्न डायरेक्ट आता है कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक या प्रणेता या सूत्रधार, तीनों ही शब्द हो सकते हैं, किसे कहा जाता है, तो सीधे सीधे नाम आएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम आएगा। और इन्हीं सहकारिता मतलब लोगों का मिलजुल कर
अपने आप स्वस्फूर्त होकर एक समिति बनाना है, उसके लिए फिर आर्थिक उत्थान के लिए लोगों के लिए काम करना है। ऐसी ही सहकारिता के जनक हुआ करते थे, कोऑपरेटिव जिसे बोला जाता है। तो अब इन्हीं के उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनके न रहने के बाद शासन के द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यहाँ पर राजकीय अलंकरण का पुरस्कार ठाकुर प्यारे लाल सिंह के नाम से दिया जाता है, आज भी दिया जाता है। प्रतिवर्ष 1 नवंबर के दिन यह वितरित किया जाता है। जो सहकारिता का बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई समिति होती है, उन्हें अच्छे से यहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है। अब देखिए, इनको श्रमिक आंदोलन का नेता बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन का नेता नाम से पूछा जाए तो सीधे सीधे उत्तर हो जाएगा, श्रमिक आंदोलन का नेता किसे बोला जाता है? ठाकुर प्यारे लाल सिंह को बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में यहाँ पर बीएनसी मिल पहले थी, जिसका पूरा नाम हो जाएगा बंगाल नागपुर कॉटन मिल हो जाएगा। अब यहाँ यह अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे जितने अधिकारी थे, जो भी यहाँ के बॉस हुआ करते थे, सारे के सारे ब्रिटिश हुआ करते थे। वो अपनी मनमानी के हिसाब से चलते थे, यहाँ पर मजदूरों को अपने हिसाब से चलाते थे, मतलब उनको बहुत ज्यादा शोषण करते थे। उनका जो काम का घंटा था वो बहुत ज्यादा था, अनलिमिटेड काम के घंटे थे, और उनको बिल्कुल राहत नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनके भी अपने बच्चे हैं, घर भी उनको जाना है, और अनलिमिटेड उनसे काम लिया जाता था, शोषण यहाँ पर किया जाता था। तो इस तरह से इनके काम के घंटे कम कर दिया जाए और साथ में इनको उचित पारिश्रमिक वेतन जो मानदेय मिलता है वह ठीक ठाक इनको मिले। इसकी लड़ाई यहाँ पर राजनांदगांव में पहली लड़ाई चालू हुई थी 1920 में, और यह आंदोलन का भी समय था, असहयोग आंदोलन का भी समय था। लेकिन यहाँ पर एक अलग लड़ाई चल रही थी जो मजदूरों के ऊपर थी। तो ये मजदूर आंदोलन के प्रखर नेता कहे जाते हैं, या श्रमिक आंदोलन के प्रखर नेता इन्हीं को बोला जाता है। और वहां पर 1920 में जो पहला मजदूर आंदोलन चला था राजनांदगांव में बीएनसी मिल में, वह 36 दिनों तक चला था। और इतनी लंबी अवधि पर चलने वाला, इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला भारत में ही सबसे बड़ा यह आंदोलन श्रमिक आंदोलन हो जाता है। पूरे इंडिया लेवल में है यह, कि मतलब इंडिया लेवल में इसका नाम आता है कि अगर सबसे लंबी अवधि तक 36 दिन तक चलने वाला कोई मजदूर आंदोलन था, वह था बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन था। यहाँ पर वीवी गिरी जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, वह आकर यहाँ पर शांत करवाए थे, उनको भी यहाँ पर आकर देखना पड़ा था, क्योंकि मजदूर नेता थे, इस तरह से वह भी आए थे। तो देख रहे हैं इनके बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीजें जुड़ जाती हैं। अब भूदान आंदोलन जो भारत में विनोबा भावे ने शुरू किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भूदान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो विनोबा भावे को कहा जाता है, और सर्वोदय आंदोलन के भी जनक विनोबा भावे होते हैं। तो उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे थे। और भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन का जो छत्तीसगढ़ में प्रणेता हो जाते हैं या नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं, वह हो जाते हैं ठाकुर प्यारे लाल हो जाते हैं। और इसी समय देख रहे हैं कि यह काफी चीजों में राजनीति में भी आए हुए थे। यहाँ पर जो रायपुर का नगर निगम था, वहाँ के 3 बार 1936 से लगातार 1947 तक 3 बार बारी बारी से यहाँ पर नगर निगम के अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष यहाँ पर बने थे। और विधानसभा में भी इनकी 1 सीट पक्की रही थी। तो यहाँ पर बहुत कुछ है। चलिए इनकी जो उपलब्धि है इनको वर्ष वाइज आप देख लीजिए, ताकि आपको नोट करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इनके बीच से उठने वाले क्वेश्चन है वो आपको बार बार बन जाए, जब भी आए आप एकदम अच्छे से बना सके, इसलिए यहाँ से नोटेड पॉइंट आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इन्हें त्याग मूर्ति की उपाधि है। अगर किसी भी नाम से पूछा जाए कि त्याग मूर्ति की उपाधि किसे मिली है, नाम के साथ बिल्कुल याद कर लीजिए कि त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारे लाल सिंह, यह हो जाएंगे। सहकारिता के प्रणेता, सहकारिता के जनक बोला जाएगा, या कोऑपरेटिव संस्थाओं के जनक बोला जाएगा, तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह यहाँ पर हो जाएंगे। और सहकारिता के क्षेत्र में मैंने बताया कि इनके नाम से अब यहाँ पर पुरस्कार चालू कर दिया गया है, राज्य अलंकरण पुरस्कार। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सहकारिता के क्षेत्र में किसके नाम से पुरस्कार वितरित किया जाता है? तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह के नाम से किया जाता है। और यह प्रारंभ हुआ है 2001 से ही प्रारंभ हुआ, जब से यह अवार्ड चालू किया गया है तब से यह चालू है। फिर छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार मैंने बताया था कि सबसे पहला जो 1920 में हुआ था, बहुत बड़ा, बहुत लंबा चला था, 36 दिनों तक चला था, और भारत में यह सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला एक सफल आंदोलन था। तो यहाँ पर 1920 में हुआ है, और ये 3 बार हुआ है, और एक बार 1924 में हुआ है, दूसरी बार देखिए 4 साल बाद 1924 में हुआ है, फिर 1937 में हुआ है। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट क्या आ जाता है
कि 1924 में जब ये आंदोलन में मजदूरों की ओर से सक्रिय भागीदारी कर रहे थे, सारी चीजों को छोड़कर लग गए थे कि मजदूरों के हित में कार्य करना है। 1924 में यहाँ पर बंदूकें भी चली थी, श्रमिकों में यहाँ पर गोलीबारी की गई थी, मारपीट भी हुआ था, दंगे भी हुए थे और यहाँ पर एक मजदूर की यहाँ पर गोली से मृत्यु भी हो गई थी। विस्तृत वर्णन आगे बताया जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं तो 1924 के बाद इनको राजनांदगांव से अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा आदेश पारित करके निष्कासित कर दिया गया था। तब क्या होता है कि 1925 से यह राजनांदगांव को छोड़ दिए थे क्योंकि एंट्री करने नहीं दिया जा रहा था। इन्हें क्रांतिकारी माना गया कि यह मजदूरों के लिए कुछ ऐसे वैसे करते रहते हैं, तो इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया गया। तब ये कहाँ रहे थे? रायपुर में रहने लगे थे। अब यहाँ पर एक जीवन और शुरुआत होता है, कहीं से आपको अगर हटाया जाएगा तो एक जीवन कहीं और भी दिख रहा है। तो 1925 में अब आते हैं यह रायपुर में आने के बाद ये पंडित सुंदरलाल शर्मा के संपर्क में आते हैं। उनके सारे चीजों में अब यह शरीक रहते हैं। जो अछूतो उद्धार आप कार्य देख रहे हैं, उनका जो सतनामी आश्रम की स्थापना है, उनमें एक नाम आने वाला है, साथ साथ उनके सहयोगी में हर चीज में नाम आने वाला है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम जब भी प्रश्न पूछा जाए कि सतनामी आश्रम की स्थापना में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने तो किया है, तो सहयोगी में कौन रहे हैं फूट वाले क्वेश्चन में, तो इनका नाम आपको लेना होगा। छत्तीसगढ़ में प्रथम मजदूर संघ के नेता क्लियर हो गया। फिर छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन के यहाँ पर जो होते हैं नेतृत्वकर्ता, वह हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन जो 1920 में चल रहा था, वकालत की उपाधि त्याग करने वाले लोगों में यह भी प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, इतना तो जन्म देखते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज आते हैं, इनका जन्म कहाँ पर जन्म हुआ था। इनके जन्म से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं क्योंकि जन्म इनका इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे नेतृत्वकर्ताओं का जन्म और उनके माता पिता प्रमुख हो जाते हैं, तो उनको याद रखना है। 21 दिसंबर 1891 और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का भी जन्म 21 दिसंबर 1881 था। तो 81 और 91 को दोनों को साथ रख के आप एकदम याद कर लीजिए। और इनका जो जन्म था वह राजनांदगांव की दैहान गांव है, वहां पर हुआ था। तो यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि आप किस गांव में है या किस क्षेत्र में जन्मे हैं, मैटर करता है कि आपके हृदय में क्या चीज जल रहे हैं, क्या चीज के लिए आप काम करना चाहते हो। सारी मिल्कियत थी इनके पास, सब कुछ था इनके पास, क्या नहीं रहता है बताइए। जमींदारी, खेती बाड़ी, हर कुछ तो हुआ करता था, पर जो किसी लोगों के लिए कुछ काम करना है, सामाजिक रूप से उत्थान करना है, अच्छे कार्यों के लिए निकल जाना है, छत्तीसगढ़ को आजाद कराना है, साथ में भारत की आजादी यहाँ पे लानी है, गांधी जी के हर कार्यों में शरीक होना है, वह चीज इनको अपने दैहान गांव से ऊपर उठा दिया, जो आज मरने के बाद भी पूरा विश्व इन्हें याद करता है। पिता का नाम ठाकुर दीनदयाल सिंह है, पिता का नाम भी अच्छे से याद रखना है, दीनदयाल। अगर ये भी ठाकुर प्यारेलाल है तो किसके बच्चे हैं ये? ठाकुर दीनदयाल यहाँ पर सिंह हो जाते हैं, इनके सुपुत्र हैं। और माता इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, माँ है नर्मदा देवी। क्योंकि राजनांदगांव तरफ शिवनाथ नदी बहती है, तो शिवनाथ नदी के तटों पर रहने वाले यह प्रमुख व्यक्ति हैं। लेकिन माता का है नर्मदा है, नर्मदा से याद रखिएगा कि उस तरफ में नर्मदा माँ को याद रखना है, इनकी माँ हो जाती हैं। चलिए अब देखते हैं कि यह कैसे अपने बचपना में तो हर कोई खेल रहा है, अब कुछ नॉलेज नहीं होता है। एक बच्चा जब छोटा से बड़ा होता है तो अपने माता पिता के बीच में गिल्ली डंडे खेलते रहता है या फिर पिट्ठूल उट्ठूल कुछ भी खेलते रहता है, पहाड़ पे चढ़ना उतरना, लकड़ी का ऐसे कुछ काम करते रहा करते हैं। पर ये जज्बात कैसे जागे? अब यहाँ पर आते हैं, यह अपने माँ के उतने ही प्यारे सपूत रहे हैं, बहुत ही सुबुद्धि वाले बच्चे रहे हैं। ये पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट यानी कि बहुत प्रखर पढ़ाई में भी रहे हैं। और यह आगे चलकर रायपुर में पढ़े, फिर उसके बाद नागपुर, जबलपुर में यहाँ पर पढ़ते हुए वकालत की उपाधि भी प्राप्त की और वकालत भी किए हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर अब इनका कार्य शुरू होता है। 1906 का समय आता है जब इनके जीवन का मोड़ आता है। 1906 में क्या चल रहा था? स्वदेशी आंदोलन। अंग्रेजों ने लॉर्ड कर्जन की नीति में क्या किया? यहाँ पर बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल का विभाजन किसी को नहीं चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों को चाहिए था। क्यों चाहिए था? कह दिए कि हमको प्रशासनिक बंटवारा इसलिए करना है क्योंकि हमको सुविधा ज्यादा अच्छा लग रहा है कि बटेगा तो हम
दोनों तरफ का काम बांट बांट कर अच्छे से करेंगे। पर इनका उद्देश्य क्या था? लोगों को अलग करना था, उनके अंदर जो प्रेम की भावना थी उनको बांट देना था, और नाम दिए थे कि प्रशासनिक, हमको यहाँ सुविधा के लिए बांटना है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो फूट डाल रहे थे, लाटकर्जन की ही नीति थी, फूट डालो और शासन करो, ये सारी नीतियां वहां पर फॉलो हो रही थी। बंगाल को दो राज्यों में ऐसे करके बांटने की तैयारी थी, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, जहां पर यहाँ के लोग, बंगाल के पूरे निवासी कोई तैयार नहीं थे। रविन्द्रनाथ टैगोर सीधे उठे थे वहां पर, बाल गंगाधर तिलक सीधे उठे थे वहां पर, लाला लाजपत राय सीधे उठे थे वहां पर। किसी को नहीं चाहिए था विभाजन, सबने राखियां बांधी। आंदोलन तीव्र गति से यहाँ पर स्टार्ट हो गया था कि हमको नहीं चाहिए, हमको अलगाव नहीं चाहिए, हम नहीं बटना चाहते हैं। यहाँ पर जब 1906 का स्वदेशी आंदोलन था, यहीं पर एक बच्चा, किशोर बच्चा, 16 साल का एक बालक वहां पर सब कुछ सुन रहा था कि यहाँ पर जो बंगाल है वहां पर स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। जब उन्होंने अंदर जाकर डीपली जानने की कोशिश की तो पता चला कि अंग्रेजों की ऐसी नीतियां हैं जो यहाँ पर बिल्कुल आक्रामककारी हैं, जो लोगों को अलग करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इनको लगा कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं खुद उठूंगा, क्योंकि मुझे ये चीज नहीं चाहिए। अंदर देखो जज्बात जागने लगे हैं। जब गलत दिख रहा है तो यहाँ पर सही दिखने वाले भी लोग होते हैं। अब उनके अंदर यह भावना आई कि स्वदेशी आंदोलन को मैं पूरा देखूंगा, इसमें शरीक रहना चालू करूंगा, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं अब इस आंदोलन में आगे बढ़ूंगा। ऐसे करते करते यहाँ पर ये आगे बढ़ने लगे। यह 1906 का समय था जब ये क्रांतिकारी आंदोलन से जानना शुरू किया, और इनका जो भावना थी वहां से चालू हुई, स्वदेशी आंदोलन से चालू होती है। 1907 का समय आता है, देखो प्रथम छात्र हड़ताल राजनांदगांव में करते हैं। तो यह क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का प्रथम छात्र हड़ताल किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ठाकुर प्यारेलाल ने करवाया था। इसके नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं। और यह भी प्रश्न है कि भारत का प्रथम छात्र हड़ताल कहाँ पर हुआ था? तो राजनांदगांव में हुआ था। दोनों ही नाम से आपको यहाँ पर याद रखना है, यह भारत का और छत्तीसगढ़ का प्रथम छात्र हड़ताल है। अब आते हैं 1909। मैंने कल आपको यह अध्ययन करवाया था बहुत अच्छे से कि सरस्वती पत्रिका और सरस्वती पुस्तकालय। सरस्वती पत्रिका बोला जाए तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख हो जाएंगे पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी हो जाएंगे, और उस तरफ कौन हो जाएंगे? एक और व्यक्ति, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए यहीं पर आपको समझना है कि सरस्वती पत्रिका की बात की जा रही है या सरस्वती पुस्तकालय की बात की जा रही है। सरस्वती पत्रिका की बात आएगी तो सीधे सीधे याद रखना है पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। उससे भी ऊपर का अगर क्वेश्चन आता है तो जो आपने बताया है, कौन सा नाम? महावीर प्रसाद द्विवेदी, वह नाम हो जाएंगे। और अब आते हैं यहाँ पर सरस्वती पुस्तकालय। पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी, याद रखना है, यह लाइब्रेरी है। और वह क्या थी? पत्रिका थी। पत्रिका मीन्स समाचार पत्र, पत्रिका उसी को बोला जाता है। आज पत्रिका एक नाम से एक अलग चलती है, पत्रिका एक अलग न्यूज़पेपर है, वैसी यह पत्रिका हुआ करती थी। इसके नाम के आगे जुड़ गया था सरस्वती। तो सरस्वती नाम से आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने बताया है। यहाँ पर सरस्वती पुस्तकालय की शुरुआत ठाकुर प्यारेलाल ने की है, और कब की है? 1909 में की है। और कहाँ पर की है? राजनांदगांव में की है। सारी चीजों से क्वेश्चन आए हुए हैं। 3-4 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, प्लस उसमें सहयोग करने वाले लोगों के नाम से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठाकुर प्यारेलाल ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में की थी, जिसका उद्देश्य था यहाँ पर जो क्रांतिकारी समय चल रहा था वहां पर यहाँ पर बैठकें हुआ करती थी। यह एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था क्रांतिकारियों के लिए। यहाँ पर दिशा निर्देश या आगे की प्लानिंग करने का एक केंद्र हुआ करता था। पुस्तकालय अंग्रेजों को दिखता था, लेकिन अंदर में पुस्तक पढ़ के जब भी अंग्रेज को पता चलता था क्या हो रहा है, पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, पुस्तक पढ़ रहे हैं, और जैसे ही चले जाते थे बैठ के फिर सलाह होता था अब आगे का प्लान कैसा रहेगा, आगे की आजादी के स्टेप कैसे रहेंगे। फिर आते थे क्या हो रहा है, पुस्तकें तो पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जब भी ऐसा करना पड़ता था ना, क्योंकि अंग्रेज वहां पर सीधे मारने की तैयारी रहती थी, तो जब भी आते तो क्या हो रहा है, लाइब्रेरी में पुस्तकें तो पढ़ रहे हैं, हम लोग सब पुस्तकें तो पढ़ने आते हैं, वो क्या हो रहा है। फिर चले जाते थे, आओ बैठो बैठो बैठो, चलो आज भारत की आजादी के अगला स्टेप क्या होगा। तो इस तरह से हुआ करता था। आप देखो 1857 की क्रांति का भी कुछ केंद्र बना हुआ था, कमल और रोटी का वहां पर एक प्रतीकात्मक चिन्ह बनाया गया था, बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए गए थे, धीरे धीरे बढ़ता था वो। यहाँ पर ऐसे ही केंद्र हुआ करता था यह राजनांदगांव का सरस्वती पुस्तकालय। पुस्तकालय के साथ साथ यह
क्रांतिकारियों के लिए जज्बा जगाने वाला आगे के स्टेप के लिए क्या किया जाना है, वह यह केंद्र प्रमुख हो जाता था। अब इसमें जो सहयोगी होता था वो होते थे राजूलाल शर्मा और छदिलाल चौबे। ऐसे याद कर सकते हो। पुस्तकालय है, पुस्तकालय में राजू की छवि बहुत अच्छी है। पुस्तकालय में राजू की छवि बहुत अच्छी है। एक लाइन से कुछ कोडिंग कर लो तो ताकि यह याद रहे, क्योंकि नाम याद करना बहुत जरूरी है। प्री एग्जाम हो या वन लाइनर एग्जाम हो, वहां पर नाम से ही क्वेश्चन आते हैं, या दोनों नाम रहेगा और एक नाम एक्स्ट्रा कोई और रहेगा, आपको यहाँ पर नाम को निकालना है। तो पुस्तकालय में राजू की छवि अच्छी है करके एक लाइन में याद हो जाने वाला है यह। अब आते हैं 1918 में। 1918 में इनके द्वारा क्या किया गया है, नव युवक सभा की स्थापना की गई है। और 18 साल का जो उम्र होता है वो नव युवक ही तो कहलाता है। तो नव युवक से याद रख लेना है। नव युवक कौन हुआ, 18 साल का मतदाता बन जाता है 18 साल होते ही, तो नव युवक बन गया वह। इस तरह से कनेक्ट कर लेना। तो नव युवक सभा की स्थापना 1918 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने की थी। यह भी राजनांदगांव में हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए 1919 का समय आया है। 1919 का समय आपने अच्छे से जान लिया है कि यह एक बहुत ही आक्रोश भरा समय था। यहाँ पर क्या हो रहा था, अंग्रेजों की रोलेट एक्ट नीति चल रही थी। यहाँ पर मैंने बताया था कि ना अपील, ना वकील, ना दलील, तीन चीजों को याद रखना है। ये तीन चीज बदल के भी आ सकते हैं। ना अपील, ना वकील, ना दलील। ना कोई वकील होगा, ना कोई दलील चलेगी, ना ही कोई अपील हो सकती। इस तरह से तीन वहां पर फार्मूले चले थे कि अगर आपको आगामी एग्जाम में छोटे साधारण शब्दों को भी बदल दिया जाए तो आपको रिफाइंड करने आना चाहिए। अब अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर रोलेट एक्ट जारी कर दिया गया था। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ में काफी यहाँ पर असंतोष उत्पन्न हो गया था कि ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए। यह सीधे सीधे भारतीयों के साथ, छत्तीसगढ़ वासियों के साथ, सबके लिए यह अन्यायपूर्ण समय है। तो यहाँ पर सारे विरोध हुए थे। यहाँ पर रायपुर में भी विरोध हुआ था, आपने देखा था। पंडित सुंदरलाल शर्मा यहाँ पर वहां पर नेतृत्व कर रहे थे। और इधर आगे देखिएगा तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, उधर रविशंकर शुक्ल, सब यहाँ पर विरोध कर रहे थे। क्योंकि आजादी की लड़ाई मैंने बताया था कि किसी एक की लड़ाई नहीं थी, पूरे भारतवासियों की संयुक्त लड़ाई थी। लेकिन उसमें से जिसका जिसका नाम ऊपर परचम लहराता है, हम उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। इसके पीछे भी कई लोगों का यहाँ पर बलिदान छुपा हुआ है। क्योंकि भारत के जो युवक थे, भारत के जो सपूत थे, परिवार सहित भी तो अपने यात्रा में निकले थे, अपने पत्नी बच्चों को भी इस यज्ञ में लिए थे। तो एक संयुक्त लड़ाई थी, एक बहुत बड़ा बवंडर बनना था जो सारी चीजों को उखाड़ कर फेंकना था। तो वहां पर अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकने के लिए एकता की बहुत बड़ी जरूरत थी और बहुत लोगों की यह संयुक्त लड़ाई थी। यूं कह लीजिए पूरे भारतवासियों की संयुक्त लड़ाई थी। 1857 की क्रांति असफल होने का कारण यही है, मतलब वहां असफल ही कहेंगे क्योंकि उस समय आजादी तो मिल नहीं पाई थी। लेकिन कारण यह था कि वहां पर जमींदार लोग सहयोग नहीं कर रहे थे। अगर उस समय जमींदार सहयोग कर दिए होते, कुछ ऐसे लोग सहयोग से दूर थे जो अंग्रेजों के थोड़े से सपोर्टर हो गए थे, अगर वहां पर ये संयुक्त हो गए होते तो बहुत कुछ उस समय अंग्रेज को ही वहां पर से उठकर भागना पड़ गया होता। थोड़ी सी कमी रह गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के असफलता के कारण लिखिए। ये कारण भी पता होना चाहिए जो कोर्ट में आते हैं। और यह भी प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति का महत्व लिखिए, तो आपको महत्व भी बताना पड़ेगा कि देखिए 1857 की क्रांति भले ही कुछ कारणों से क्या हो गई थी, उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन 1857 की क्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई थी। कैसे हो गई थी? यही से तो बीज उत्पन्न हुआ था, यही से तो क्रांति का बीज उत्पन्न हुआ था कि नहीं अब ऐसा स्टेप करेंगे तो आगे हम संयुक्त होंगे तो हमारी चीजें हमको मिल जाएगी। मतलब एकता का सूत्रपात कहना चाहिए इसी आंदोलन से ही हुआ था। तो यह अपना बहुत बड़ा महत्व छोड़ देता है भारत की आजादी के लिए। अगर ये नहीं हुआ होता तो पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ पर हैं, है ना, वहां पर। और अंग्रेजों के लिए क्या, यहाँ पर बहुत अच्छा बात हो गया, अंग्रेजों को तो सीधे सीधे एक तमाचा पड़ चुका था। इतना जोर का तमाचा पड़ा था ना कि विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को भी जाके पड़ा था। तो ये इंडियन हमारे आंखों में, हमारे सिर में पानी एकदम डाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि सीधे वहां से जो जनता, हमने जो वहां पर भारत में जो अपना प्रेसिडेंसी स्थापित किया है, सबको पलटना शुरू कर दी। जितने एक्ट थे सबको हटाना चालू किया। अब 1857 का क्रांति के बाद 1858 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम या भारत शासन अधिनियम का एक्ट वहां पर लाई। वो एक्ट लाने के बाद बहुत कुछ सुधार की। अब हड़प नीति नहीं करेंगे, जनता के हित में सोचेंगे। इलाहाबाद में बकायदे पढ़ा जाता है कैनिन के द्वारा, पढ़ते हैं महारानी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। सुन लो देशवासियों, सुन लो,
है ना। लेकिन देशवासी भी समझते थे कि सब हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग तो मानेंगे ही नहीं। वहीं से बीज जन्म हुआ था, वहीं से सूत्रपात हुआ था 1857 की क्रांति बहुत कुछ देकर गया था, एक प्रकाश छोड़कर गया था वहां पर, उस प्रकाश को बढ़ता हुआ सबने यहाँ पर आगे बढ़ाया है। देख रहे हो यहाँ पर रोलेट एक्ट जो राजनांदगांव में हो रहा था उसका भी विरोध यहाँ पर किया जा रहा था, सब अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए थे। नमक कानून भी तोड़ा गया है। रविशंकर शुक्ल कैसे नमक कानून तोड़े थे, NaOH और HCl को मिक्सिंग करके उसमें क्रिया कराकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़े थे। मतलब अपने जगह पे हर कुछ हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। अब 1920 में अब देखिए यह पहली बार महात्मा गांधी के संपर्क में आए थे जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, और इसी समय यह वकालत का भी त्याग किए थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यहाँ तक इनकी पूरी उपाधियां हैं। फिर यहाँ पर जो बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन है ना, इसको मैं विस्तार से बताऊंगी आपको, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तीनों आंदोलन को मुझे बताना है, जो एक पृथक क्लास इसमें लग जाने वाली है। ठीक है, ये क्लास आपका तीनों आंदोलन से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि आप अलग से पढ़ोगे या इसी में पढ़ लो, अलग से पढ़ोगे समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है, इसी में थोड़ा सा जानकारी लेते हुए चलना है।